हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल स्कोप जो होता है, मतलब पुरातत्व की विषय वस्तु क्या है। ये लेक्चर हमारा 3 है। देखिए, हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक विषय वस्तु होती है, मतलब उसका एक अध्ययन क्षेत्र होता है। उस प्रकार से हम आर्कियोलॉजी के भी अध्ययन क्षेत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 3 है। हिंदी में पुरातत्व और अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी। ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 और 2 में। अब हम देखते हैं कि जो पुरातत्व या प्रागैतिहासिक वर्ड है, ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है वो 1833 के आसपास हमको देखने को मिलता है। 1833 का मतलब होता है कि ये 19वीं शताब्दी के आसपास 19वीं शताब्दी में हमको ये देखने को मिलता है कि पुरातत्व और प्रागैतिहासिक शब्दों का प्रयोग होने लगा। देखिए, पुरातत्व में जो अध्ययन किया जाता है वो लिपि के काल तक का अध्ययन किया जाता है। लिपि के काल तक का अध्ययन मतलब कि जब लिपि का आविष्कार हुआ उसके पहले का जितना भी इतिहास है उसको हम पुरातत्व में अध्ययन करते हैं और उसी इतिहास को हम प्रागैतिहासिक इतिहास की संज्ञा देते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या पुरातत्व एक स्वतंत्र विषय है या नहीं है। देखिए, चूंकि इसके पीछे कई कारण हैं जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हर एक विषय को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या पुरातत्व को शुरुआत से ही स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त था, या काफ़ी संघर्षों के बाद, काफ़ी रिसर्च और अनुसंधानों के बाद इस विषय को स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अधीनस्थ विषय या किसी विषय के अधीन जो आने वाला विषय पुरातत्व को उसकी संज्ञा क्यों दी गई। तो इसके पीछे किन किन तर्कों की बात की जाती है और ऐसी क्या क्या परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से पुरातत्व को एक अधीनस्थ विषय की संज्ञा मिली। तो देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी। ठीक है, जो आप ये इमेज देख सकते हो, कुछ इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस हुई जहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट आए। तो उनमें से कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने इसको कहा कि ये जो है स्वतंत्र विषय नहीं हो सकता है। स्वतंत्र विषय क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस विषय के अंतर्गत जो है, जो भी साक्ष्य हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं या जो भी विधियां हैं, वो भौतिक विज्ञान, मतलब कि जितने प्राकृतिक विज्ञान हैं और जो मानविकी के विषय हैं, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इन सब विषयों से ये अपने साक्ष्यों को एकत्रित करता है। इन विषयों की जो विधियां हैं उनका प्रयोग करता है। इस वजह से जो है इस विषय को अधीनस्थ विषय की संज्ञा दी गई। और इसी कारण की वजह से जो है यूएसए में आज भी जो पुरातत्व का अध्ययन है वो नृजातीय विज्ञान, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, नृजातीय विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, जिसको कहते हैं कि मानव मानव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। लेकिन जबकि भारत में यह इतिहास के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने कहा कि भाई साहब, ये जो है पुरातत्व विषय जो है ये नृजातीय विज्ञान, ठीक है, और इतिहास और भूविज्ञान, ये इनसे जो है अपने तथ्यों को एकत्रित करता है और इनसे अपने तथ्यों को अपनी जो तथ्य संकलन की जो प्रक्रिया होती है उनको प्राप्त करता है और इन्हीं के आधार पे या किसी निष्कर्ष पे प्राचीन मानवीय सभ्यता का जो है वो विवेचना करता है। इस प्रकार से इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये स्वतंत्र विषय का संज्ञा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे कुछ जब इस पे विस्तार हुआ, नए नए शोध हुए, ठीक है, तो उसमें भी तर्क वितर्क होने लगा कि भाई कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये जो है स्वतंत्र विषय नहीं है, और कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, इसकी एक अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया है, अपनी स्वतंत्र रचना है, इस वजह से इसको स्वतंत्र विषय का संज्ञा देना चाहिए। ठीक है, तो जो जिन विद्वानों ने कहा कि स्वतंत्र विषय नहीं है, उन विद्वानों में एक थे स्टुअर्ट पिगट महोदय। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा कि ऐसा है कि पुरातत्व को हम स्वतंत्र विषय नहीं मान सकते हैं। उसके पीछे उन्होंने, हमने जो ऊपर बताया उसी का उन्होंने संदर्भ दिया कि पुरातत्व में मानव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और इतिहास के जो क्रियाकलाप हैं, उनकी विधियां हैं, जो प्रविधियां हैं, विचारधाराएं हैं, उनको शामिल करने के बाद ही पुरातत्वविद जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इसलिए इसको हम स्वतंत्र विषय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ठीक, इसी पे फिर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो आता है भाई, जब किसी ने कहा कि विपक्ष में तर्क दिया तो किसी ने पक्ष में भी तो तर्क दिया होगा। तो हम पक्ष के तर्कों का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध नाम आता है जिन्होंने स्वतंत्र विषय की संज्ञा दिलाने में बहुत मदद की है, उनका नाम है सर मार्टिमर ह्यूलर। ठीक है, ये आर्कोलॉजिस्ट थे और वैज्ञानिक भी थे। तो इन्होंने पुरातत्व को कहा कि ऐसा है, पुरातत्व प्रधानतः तथ्यों की खोज करने वाला विषय है। इन्होंने कहा कि प्रधानता तत्वों की मतलब कि पुरातत्व में जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो खुद जो है उत्खनन करते हैं, खुद साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं। और इतनी चुनौतियां होने के बावजूद, क्योंकि देखिए, ये जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास जो है 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, 3 भाग कौन कौन से? एक प्रागैतिहास है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रागैतिहास और आद्य इतिहास और इतिहास। तो जब आद्य इतिहास और इतिहास की बात की जाती है तो ये प्रागैतिहास का केवल 1% होता है।
क्योंकि लेखन कला का विकास तो लगभग ईसा के 3000 साल पहले हुआ था, ईसा पूर्व के 3000 साल पहले हुआ था, ठीक है? और जब हम देखते हैं उसके पहले जो मानव सभ्यता है या मानव का विकास है वो तो लाखों साल पहले का है। प्रतिनूतन काल से मानव का विकास होने शुरू हो जाता है, प्रतिनूतन काल से। तो इस प्रकार हम देखें अगर, तो ये जो प्रतिनूतन काल से लेकर के और जो लिपि का विकास होता है, इसके बीच में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। 1-2 साल नहीं, लगभग लाखों साल का जो है विस्तार होता है। तो इस वजह से मार्टिमर फ्यूलर ने कहा कि दैया भैया देखिए, ये प्रधानता तथ्यों की खोज करने वाला विषय है और इसीलिए इसको स्वतंत्र विषय का संज्ञा देना चाहिए। तो फिर एक वाल्टर टायलर महोदय थे, इन्होंने कहा कि ऐसा है, पुरातत्व जो है वो मानव के सांस्कृतिक इतिहास के विषय में साक्ष्य संकलन की एक विशिष्ट प्रणाली एवं तकनीकी का समुच्चय मात्र ही है। इन्होंने कहा कि ऐसा है महोदय जी, आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन पुरातत्व जो है वो मानव का जो कल्चर है, प्राचीन कल्चर है, उनकी जो हिस्ट्री है, उसके विषय में केवल साक्ष्य का संकलन ही तो करता है। ठीक है? लेकिन तो इस प्रकार से ये विपक्ष में थे और ये पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरातत्व जो है उसको एक स्वतंत्र विषय की संज्ञा आज मिल चुकी है और स्वतंत्र विषय का उसका जो सम्मान है वो भी उसको मिला है। इसके पीछे में जेडी क्लार्क जी थे, एक उन्होंने कहा कि पुरातत्व को अपना औचित्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि पुरातत्व एक इतना विशाल विज्ञान है, जिस प्रकार से हम ब्रह्मांड के अध्ययन से पृथ्वी, सौरमंडल और इन सब चीज़ों की खोज करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम मानव के बारे में जानना चाहें, ठीक, तो क्या सिर्फ इतिहास का हम 1% जान करके हम मानव के बारे में जान सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं है। हम अगर मानव के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें जो है इतिहास का जो 99% भाग है, जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे मानव का विकास होता है, मानव में सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है, मानव में आवासीय चेतना का विकास होता है, ठीक है? और एक सहयोग की भावना, भ्रातृत्व की भावना, आपस में साथ में रह के स्थायित्व की भावना का विकास होता है। तो हम बिना इसको जाने हुए सिर्फ 1% को जान करके हम मानव के उस विकास की जो व्याख्या है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जी क्लार्क महोदय ने कहा कि ऐसा है, पुरातत्व को अपना औचित्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पुरातत्व अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है। ये सब होना शुरू हुआ जब लगभग 19वीं शताब्दी के बाद जो है चीज़ें बदलती गई, पुनर्जागरण काल आता है और उपनिवेशवाद आता है। ठीक है? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब तक हम लोग गुलाम थे, ठीक है? मतलब कि हमारा देश उपनिवेश था, तो हम में क्या थी, हमारे अंदर सांस्कृतिक चेतना का अभाव था। हम जैसे मतलब एक घिसी-पिटी ढर्रे पे हम चलते जा रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, ठीक, तो हमने अपने जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश की, जो कि हज़ारों सालों का इतिहास, हमारा विरासत जो थी, उसको हमने जानने की कोशिश की और उससे क्या हुआ कि हमारे अंदर एक गर्व की भावना की अनुभूति पैदा होती है और हम जानते हैं कि अ, हमारा विरासत था वो कितना महान था। ठीक? तो इस प्रकार से अगर मानव की विरासत की बात जाननी है कि जो आज जो भी चीज़ें दिखती हैं, वो जैसे आप जो भी कल्चर हमारा दिखता है, जो भी इतना तकनीकी विकास होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसको हमको जानने के लिए इस 99% प्री हिस्ट्री का अध्ययन करना होता है, क्योंकि हम इसके बिना बिल्कुल भी इसका वर्तमान का जो है या भविष्य की जो बदलाव हैं, उनको हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है? अब हम इसके अध्ययन क्षेत्र की बात कर लेते हैं या इसके विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। तो प्राचीन मानव का सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ होगा? ये सब क्वेश्चन जो हैं, ये दिमाग में आने चाहिए कि भाई आज का जो मानव है, इसकी प्राचीनता कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी प्राचीनता का? जो प्रिमिटिव मैन था, वो कैसे शुरू हुआ? उसमें क्या-क्या बदलाव आए? ऐसा क्या पर्यावरण में बदलाव हुआ, जिसकी वजह से मानव सर्वाइव कर चुका? और अन्य जीव भी विकास की उस प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन मानव जितना विकास वो नहीं कर पाए। तो ऐसा कौन सी परिस्थितियाँ बनी होंगी? तो इन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन अध्ययन क्षेत्र आर्कियोलॉजी में करते हैं। ठीक है? उसके अलावा मानव की तकनीकी प्रगति। आज हम देखो कि आज हम मंगल ग्रह पे जैसे कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? और चाँद पे अपना बेस बनाना चाह रहे हैं, तो हमारी तकनीकी प्रगति इतनी ज़्यादा उच्च दर्जे की हो गई है। आज हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सब तकनीकी प्रगति आज हम हासिल कर रहे हैं, आज हमारे लिए बहुत सामान्य बात हो गई है। लेकिन सोचो, जब मानव में मस्तिष्क कैपेसिटी बहुत कम थी, मानव में कोई भी सांस्कृतिक चेतना नहीं थी, कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था, वो बोलना नहीं जानता था, गुफाओं में रहता था और शिकार और खाद्य संग्राहक का जीवन जीता था, कंदमूल खाता था, जंगलों में रहता था। तब उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसने अपने आप को इतना ज़्यादा तकनीकी रूप से डेवलप कर लिया और आज उसका परिणाम हम देख सकते हैं। तो हम तकनीकी प्रगति की भी बात करते हैं जब हम आर्कियोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है? और मानव एक सामाजिक प्राणी कैसे बना? चूँकि हमारा विकास जो है, वो वानरों से होता है, मतलब जिसको हम प्राइमेट कहते हैं, प्राइमेट से कपी निकलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह निकलते हैं, ठीक? तो अगर एक मानव इतने ज़्यादा बर्बर स्वभाव में अपनी प्राचीन ज़िंदगी को जीता था,
आज हम एक सामाजिक प्राणी बन गए हैं, तो ये इस सामाजिक प्राणी बनने के पीछे क्या-क्या कारण थे और इस सामाजिक चेतना का हमारे अंदर कैसे विकास हुआ, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? तो इसको हम आर्कियोलॉजी में ही पढ़ते हैं, ठीक है? इसके अलावा प्राचीन मानव से आधुनिक मानव तक की शारीरिक संरचना का विकास कैसे हुआ? देखिए, पहले के जो आप आदि मानव के चित्र देखेंगे, जब मानव विकास का हम क्रम पढ़ते हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है और होमो इरेक्टस आता है, होमो हैबिलिस आते हैं, निएंडरथल आते हैं, होमो सैपियंस, ऐसे कई सारे मानव की प्रजातियाँ हमको देखने को मिलती हैं। तो मानव में ऐसे कौन-कौन से शारीरिक परिवर्तन हुए, ऐसी कौन-कौन से हमारी बॉडी में, हमारी जो एनाटॉमी है, उसमें ऐसे कौन-कौन से परिवर्तन हुए कि हमने इतने पर्यावरण उथल-पुथल के बाद भी जो है हमने मतलब उस सर्वाइव कर लिया, हमने अपने अपने आप को उस ज्योग्राफी के अनुसार अनुकूल कर लिया। तो उस शारीरिक संरचना का अध्ययन भी हम आर्कियोलॉजी में करते हैं। आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई और स्वामित्व की भावना की कैसा हम हमारे अंदर स्वामित्व की भावना आई, ठीक है? जब हम नवपाषाण काल में स्थायित्व जीवन जीने लगे, तो उस स्थायित्व के पीछे का क्या कारण रहा? हम कैसे हमारे अंदर फिर कबीले बने उसके बाद फिर कैसे राजतंत्र आया, कैसे जनपदों का विस्तार हुआ। तो खैर ये हिस्ट्री की बात है, लेकिन हम इनकी शुरुआत के बारे में तो हम आर्कियोलॉजी में ही तो पढ़ते हैं। मानव जीवन में स्थायित्व कैसे आया? मानव चूँकि जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, ठीक है? उसके अंदर कोई सामाजिक भावना नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या-क्या चीज़ें हुई? ऐसे क्या-क्या परिवर्तन हुए जिसकी वजह से उसके जीवन में स्थायित्व आ गया? और मैंने ऊपर बताया कि भाई बहुत सारे आइस एज आए, उसके बाद इंटर आइस एज आए, हिमयुग आए और अंतर हिमयुग आए। तो उसमें पर्यावरण में बहुत बदलाव होते थे, ठीक है? कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था, कभी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता था। जो आइस लाइन थी वो नीचे की तरफ खिसक आती थी जब टेम्परेचर बहुत लो होता था। तो ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य के अंदर उन पर्यावरणीय कंडीशंस की वजह से क्या-क्या बदलाव हुए कि मानव ने स्वयं को उस पर्यावरण के अनुकूल कर लिया, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज देखते हैं कि हमारे आराध्य हैं, सभी धर्मों में अलग-अलग आराध्य होते हैं, लोगों के कुल देवता होते हैं, हम कई सारे देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक? तो इस धार्मिकता का जो आधार है, इस धार्मिकता का जन्म जो है, वो कैसे हुआ? तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं आर्कियोलॉजी में। धार्मिकता का अध्ययन क्या, कि शुरुआत में जो है मानव प्राकृतिक जो गतिविधियाँ होती थी, वातावरण में जो चेंजेज़ होते थे, उनसे डरता था। जैसे बारिश हो गया, बिजली का कड़कना हो गया, और इन सब चीज़ों से जब वो डरता था, तो उसने क्या है कि इन्हीं की चीज़ों की पूजा करना शुरू कर दिया। बाद में हम कई सारी हड्डियों पे और माता देवियों की मूर्तियाँ देखते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे बहुत सारे चित्र देखते हैं जो कि धार्मिकता का प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से हम इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्कियोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र में इसका अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा केव पेंटिंग्स में बहुत सारे लाइनर पेंटिंग्स हैं, ऐसे ये तीर व धनुष लेके यहाँ जानवर का शिकार करते हुए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है हम अध्ययन करते हैं कि मानव ऐसी बर्बर दशा से कैसे स्थायित्व जीवन में आया, कैसे सभ्य बना, इन सब चीज़ों की हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो मानव का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी उस समय। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ठीक है? ये और सांस्कृतिक। तो इन सब चीज़ों का जो ये सभी क्षेत्र हैं, इसका हम प्राचीन मानव का इन सब क्षेत्रों में कैसे समावेशन होता है और कैसे चीज़ों में बदलाव होता है, उनका अध्ययन जो है हम आर्कियोलॉजी में करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप, कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको कैसे मान्यता मिली। और फिर जो है हम देखते हैं कि जब प्राचीन काल में केवल जो है इसको साक्ष्य संकलन का विषय माना जाता था, केवल साक्ष्य संकलन का विषय माना जाता था आर्कियोलॉजी को। लेकिन धीरे-धीरे नए शोध और अनुसंधान, सर मार्टिमल व्हीलर जैसे विद्वानों की वजह से आर्कियोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।